हेलो डियर नाइन्थ क्लास। ये है हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 6 चैप्टर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एन एटम। एटम क्या होता है, एटम क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मैस इन बिल्डिंग बाल्स। आपने अक्सर बिल्डिंग्स बनाने वाले को देखा होगा कि जो वो दीवारें बिल्डिंग्स की जो दीवारें बनाता है। फ्रॉम दीज बाल्स ए रूम, इन दीवारों से एक रूम बन जाता है। एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म ए बिल्डिंग्स। एंड इन रूम से कैसे, इनकी कलेक्शन से कैसे एक बिल्डिंग फॉर्म हो जाती है। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हग बिल्डिंग। जो बहुत बड़ी इमारत होती है जैसे महल होता है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या है। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन अंट हिल्स। जो अंट हिल्स होते हैं उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है, ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। तो देखो आगे। इट इज़ ए स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। ये क्या है, रेत के बहुत छोटे दाने हैं। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। इसी तरह जो बिल्डिंग के ब्लॉक्स हैं सारे मैटर के, वो भी क्या है, एटम्स है। इससे आप लोगों को एक ही बात पता चल रही है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। और जो एटम्स होते हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के पार्ट नंबर 1 में समझाया था। अभी हम आगे पढ़ते हैं। हाउ बिग एन एटम। एटम कितने बड़े होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग। एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग। ये किस एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। ये आप सोच भी नहीं सकते और इमेजिन भी नहीं कर सकते, किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते कि जो एटम्स होते हैं वो कितने ज़्यादा स्मॉल होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर barely एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। जब मोर देन मिलियंस ऑफ एटम जो होते हैं वो स्टिक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तब भी उनकी बहुत मुश्किल से एक लेयर बनती है जो एज ए एक थिक शीट की तरह होती है, पेपर शीट की तरह एक थिक लेयर बनती है जिसमें मोर देन मिलियंस ऑफ एटम जो होते हैं। उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉक्स में, एटॉमिक रेडियस इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है इनको, जिसकी वैल्यू होती है 1/10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। मीन्स कि 1 नैनोमीटर में इतने मीटर्स होते हैं, 1/10⁹ या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर जो किसके इक्वल है, 10⁻⁹ नैनोमीटर इसके इक्वल है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट टेबल जो आप देख रहे हो इसमें रिलेटिव साइज़ बताई गई है कि जो रेडियस है वो मीटर्स में बताया गया है। जैसे 10⁻⁻10, यहाँ पे -9 है, आगे -8 है, -4, -3, -1। और जो जिसका रेडियस इतना होगा मीटर्स में वो किसकी एग्जांपल होगी, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे जिनका साइज इसके अराउंड होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका रेडियस मीटर्स में इतना होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन, हमारे ब्लड सेल्स होते हैं जो, उनका रेडियस इतना होता है। ग्रेन्स ऑफ सैंड, जो सैंड रेत के में दाने होते हैं उनका इतना साइज होता है। आंट का इतना होता है, एप्पल का इतना होता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे देखो। वी माइट थिंक that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them। अगर हम इसके बारे में सोचेंगे कि जो एटम्स है उनका साइज़ बहुत इनसिग्निफिकेंट है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है।
उसके बारे में हमारा क्या जो विचार होगा। दिस इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। हमारा जो पूरा संसार है वो भी किससे बना है, एटम से ही बना है, एटम्स के कम्बिनेशन से ही बना है। We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. हम जो है एटम्स को देखने के लिए एबल नहीं है, हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली हमें इफ़ेक्ट करते हैं हम जो भी कुछ कर रहे हैं। Through modern techniques, we can now produce magnified images of surface of elements showing atoms. अभी मॉडर्न टेक्निक्स जो है आ गई है, उनके यूजेस से जो क्या हुआ, ऐसी मैग्नीफाइड इमेजेस जो है सरफेस ऑफ एलिमेंट की जो है वो हम बना चुके हैं, जो क्या शो कर रही है, एटम्स को शो कर रही है। सो मॉडर्न टेक्निक्स के आने के बाद हम जो एटम्स हैं उनको देखने के लिए एबल हो चुके हैं। उसके बाद में आप अपनी बुक की फिगर देखो 3.2 एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन जो है एक एलिमेंट है, उसके एटम्स जो हैं आपको इस इमेज इस सरफेस पे दिखाए जा रहे हैं। ये उनकी 3D इमेज है जो मॉडर्न टेक्निक की हेल्प से उनकी पिक जो है वो बनाई गई है। उसके आगे स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट देखो, एटम के अंडर ही आ रहा है कि व्हाट इज़ एन एटम। उसके अंडर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आ रहा है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे मॉडर्न डे सिंबल्स जो है एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को दिए गए हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे डिटेल में। Dalton was the first scientist to use the symbol for elements in a very specific sense. जो डाल्टन था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने जो एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स को यूज़ किया एक स्पेसिफिक सेंस के लिए। मीन्स कि हर एक जो एलिमेंट है उसके लिए डिफरेंट उसने सिंबल को यूज़ किया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। When we used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that एलिमेंट। जब हम उसका सिंबल उनका दिया हुआ सिंबल यूज़ करते हैं एलिमेंट के लिए तो उसका मीनिंग ये भी था, मतलब उसका ये भी था कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, एक डिफाइनेट मीन्स कि कांस्टेंट अमाउंट उसकी कितनी है एलिमेंट की, एक एटम के एलिमेंट के एक एटम की कितनी अमाउंट उसमें प्रेजेंट है। उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी व्हाट इज़ एन एटम, इसके अंडर ही है हमारा टॉपिक। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मीन्स कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनके लिए मॉडर्न डे सिंबल्स जो थे वो क्या हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंडर डिस्कस करेंगे। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट to use the symbol for elements in a very specific sense। जो डाल्टन था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स के लिए जो थे वो सिंबल्स का यूज़ किया, एक स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया। मीन्स कि हर एक जो एलिमेंट है उसके लिए एक डिफरेंट सिंबल को यूज़ किया उसने। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element। मीन्स कि जब वो ये सिंबल को यूज़ करते थे किसी एलिमेंट के लिए तो उसका मतलब ये भी होता था कि उसमें कितनी जो सीमित क्वांटिटी है उस एलिमेंट की, एलिमेंट के एटम की, वो बता सकते थे कि किसी एलिमेंट में एटम की कितनी कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट है, उनके सिंबल से ये भी पता चलता था। Visuals suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of their elements। इन्होंने जो
वर्जियस जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये बोला कि जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के वो कहाँ से बने हैं, 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। मीन्स कि जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट 1 और 2 लेटर से ही उनका जो सिंबल है वो फॉर्म हुआ है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखो फिगर 3.3 सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स आर प्रपोज्ड बाय डाल्टन। जो उन्होंने ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स दिए थे जो उनकी डेफिनेट क्वांटिटी को भी जो थे वो शो करते थे कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर एंड मरकरी। इनके लिए डाल्टन ने जो थे वो सिंबल इंट्रोड्यूस किए। फर्स्ट साइंटिस्ट था डाल्टन जिसने सिंबल को यूज़ किया एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए एक स्पेसिफिक सेंस में। उसके आगे स्टूडेंट्स आप अपनी बुक के पेज नंबर 34 पे आ जाओ। इन द बिगनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स वर डेरिवेड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स की जो नेम थे वो कहाँ से डेरिवेट होते थे कि जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम कहाँ से फाउंड हुए हैं, कहाँ से मिले हैं, उस प्लेस के नेम से ही उनका जो नेम था एलिमेंट्स का वो रखा जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम क्रेपस। सम ने यहाँ पे ये इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि जो कॉपर था वो कहाँ से मिला था, क्रिप्स। ये जगह का नेम है जहाँ से कॉपर को फाउंड किया गया था, निकाला गया था, फाइंड आउट किया गया था। इसीलिए कॉपर का नेम क्रिप्स से ही डेरिवेट हुआ। लेकिन सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम देयर स्पेसिफिक कलर्स। कुछ नेम जो थे वो उनके स्पेसिफिक कलर के बेस पे भी जो रखे जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। तो गोल्ड जो था उसका कलर येलो था, इसीलिए उसका नेम जो था इंग्लिश वर्ड येलो से ही उसका नेम जो था वो डेरिव हुआ। नाउ ए डेज आईयूपैक इंटरनेशनल। अभी के टाइम पे कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, आईयूपैक, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, is an international scientific organization which approves name of elements, symbols and units। ये क्या है, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट्स जो होते हैं डिस्कवर किए जाते हैं, ये उनको जो है उन पे डिस्कवरी जो भी होती है उसके आधारित उनको सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको नेम प्रोवाइड करते हैं एंड उनको यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं। ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे अगर कोई नया जो एलिमेंट फाउंड होता है, डिस्कवर होता है, उस पर स्टडी की जाती है और उसके बाद ये ही जो ऑर्गेनाइजेशन है अप्रूवल देती है उसको नेम कौन सा देना है, सिंबल कौन सा देना है एंड यूनिट कौन सी देनी है। मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट नेम और फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। जो फर्स्ट जो होते हैं सिम्बल्स, वो जो सिम्बल्स उसको एलिमेंट को दिए जाते हैं वो उसके नेम के फर्स्ट 2 लेटर्स ही होते हैं जनरली। The first letter of symbol is always written as capital letter and second letter as a small letter। Means कि जो एलिमेंट का जो नेम है उसके फर्स्ट 2 वर्ड से ही उसका सिंबल जो है वो बनाया जाता है। जो फर्स्ट लेटर होता है उस सिंबल का वो स्मॉल कैपिटल होता है, वो बड़ा होता है एंड उसके बाद जो सेकंड वाला लेटर होता है वो स्मॉल वर्ड्स में उसको लिखा जाता है। उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट्स, आप एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं जैसे कि हाइड्रोजन, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, H, तो से
कैपिटल एच के साथ डिनोट किया गया है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट है उसको स्मॉल के साथ डिनोट किया गया है, लेकिन इसको हम दोनों को कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग होगा और ये राइट होगा। सिमिलरली कोबाल्ट के केस में है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा होगा कैपिटल लेटर, जैसे सी जो कैपिटल है, उसके बाद में कोबाल्ट ओ जो है वो हमारी स्मॉल है, ऐसे जब लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। कुछ एलिमेंट्स के जो सिम्बल्स हैं उनके फर्स्ट नेम के लेटर से एंड उसके बाद एक छोड़ के जो एलिमेंट आता है उससे भी डेरिवेट हुए हैं, बनाए गए हैं, जिसकी एग्जांपल्स देखो। क्लोरीन, क्लोरीन का फर्स्ट लेटर हमने लिख लिया कैपिटल, उसके बाद एच को हमने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आ रहा है हमारे पास एल, एल को हमने स्मॉल लेटर के साथ डिनोट किया। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स इसकी जिंक, जिंक का फर्स्ट लेटर जो है जेड है उसको हमने कैपिटल फॉर्म में लिखा है, उसके बाद जो आई है छोड़ दिया, उसके बाद जो है एन, एन को हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German और Greek। कुछ सिंबल जो है वो इनसे भी डेरिवेट हुए हैं, लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड और ग्रीक वर्ड से, जिसकी एग्जांपल्स देखो। द सिंबल ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल है एफ ई, ये कहाँ से डेरिवेट हुआ? फ्रॉम इट्स लैटिन वर्ड फेरम। सोडियम सोडियम का जो सिंबल है वो है एन स्मॉल ए फ्रॉम नेट्रियम। पोटाशियम का जो सिंबल है वो के है, कहाँ से डेरिवेट हुआ? कैल्शियम। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol। इसीलिए जो हर एक एलिमेंट है उसका नेम एंड उसका केमिकल सिंबल जो होगा वो एक यूनिक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप एक टेबल देख रहे हो 3.1 सिंबल्स फॉर द सम एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे उनके सिंबल्स लिखे गए हैं, आप ऐसे ही देख सकते हो अनदर एंड अनदर सोन। आप इस टेबल में से एलिमेंट का नेम देख के उसके सिंबल खुद बनाने की प्रैक्टिस करो। उसके बाद में आगे देखो स्टूडेंट्स, द अबव टेबल इज़ गिवन फॉर यू टू रेफर द वट एवर यू स्टडी एंड अबाउट एलिमेंट्स, यू स्टडी अबाउट एलिमेंट्स। ये जो टेबल है उसके बारे में है, जिसके एलिमेंट्स के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे आधारित ये टेबल है। डोंट बॉदर टू मेमोराइज ऑल इन वन गो, आपने एक बारी में ही इनको याद नहीं करना है। विद द passage of time and repeated uses you will automatically be able to reproduce द सिम्बल्स। जब आप इसको डेली रूटीन में जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करते जाओगे, उसके बाद आप जैसे जैसे टाइम जो है पास होता जाएगा आप ये सिम्बल्स खुद ड्रॉ करने के लिए एबल हो जाओगे। आपको प्रैक्टिस के साथ मीन्स कि कंटिन्यूसली अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये सिंबल्स ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएंगे, आपको ड्रॉ करने आ जाएंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो स्टूडेंट्स, एटम्स के अंडर ही है एटॉमिक मास। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। जो डाल्टन की थ्योरी है उसने ही एटॉमिक मास को भी प्रपोज्ड किया, बताया, इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। उन्होंने बताया उनके अकॉर्डिंगली जो हर एक एलिमेंट है उसका एक एटॉमिक मास भी होगा। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom।
उनकी थ्योरी ने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो एलिमेंट है उनमें जो एटम्स हैं उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी कांस्टेंट है। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया। सिंस डिटरमाइन द mass of an individual एटम वॉज ए रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क। उन्होंने बोला, ये भी उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो इंडिविजुअल एटम है उसका मास जो फाइंड करना वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। रिलेटिवली एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड। रिलेटिवली की जो एलिमेंट्स हैं उनके कम्बिनेशन से एक कंपाउंड बन रहा है, हम उसका जो एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट कर ले। उसके रिलेटिवली अकेले एटम का जो मास फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी, जैसे आप देखो, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका सिंबल है CO। ये दोनों कैपिटल ही हैं। फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुए हैं। It was observed experimentally that 3 grams of carbon combine with 4 grams of oxygen to form carbon monoxide। एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को डिटरमाइन किया गया कि जो 3 ग्राम कार्बन है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई, उनकी कॉम्बिनेशन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। इन अदर वर्ड्स, कार्बन कंबाइन with 4/3 times its mass of oxygen। इनको हम कैसे बोल सकते हैं कि जो कार्बन कंबाइन हुई है वो 4/3 टाइम ऑफ इसके मास ऑफ ऑक्सीजन का है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, अर्लियर एब्रीवेटेड एज AMU स्मॉल। पहले जो था एटॉमिक मास यूनिट को स्मॉल AMU से डिनोट किया जाता था, बट अकॉर्डिंगली टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस इट इज़ नाउ रिटन एज U। उसके अभी लेटेस्ट जो IUPAC ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंगली एटॉमिक मास यूनिट को डिनोट किसके साथ किया, इस सिंबल के साथ उन्होंने डिनोट किया। तो IUPAC ने एटॉमिक मास यूनिट को U के साथ डिनोट किया, स्मॉल यूनिट के साथ, स्मॉल U के साथ। इसका मीनिंग है यूनिफाइड मास, मीन्स कि इसमें इतना ही यूनिफॉर्म, सभी जगह पे इतना ही यूनिफॉर्म मास रहेगा। एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, U की वैल्यू उन्होंने बताई किसके इक्वल है कि 1 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। then we would assign carbon as an atomic mass of 1.0 U and oxygen an atomic mass of 1.33 U। However, it is more convenient to have these members as whole numbers or as near to whole number as possible। तो इसके आधारित पे उन्होंने जो है ऑक्सीजन की एंड कार्बन की अमाउंट को एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि उनका जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो इतने यूनिट है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो इतने यूनिट है। अभी उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, scientists initially took 1/16th part of mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit। सो साइंटिस्टों ने इस चीज़ को क्या माना इनिशियली कि जो उसका मास है वो 1/6 पार्ट है एटम का, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी जो है वो कंबाइन है। दिस वाज कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीजन्स। उन्होंने ये किसकी वजह से बोला, ये 2 रीजन्स के ये दोनों कारणों की वजह से बोला। फर्स्ट है ऑक्सीजन रिएक्ट विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड।
फर्स्ट रीज़न जो क्या था कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के साथ कम रिएक्शन कर सकती है, रिएक्ट होने के बाद उनके साथ वो कंपाउंड जो फॉर्म कर सकती है, इसीलिए उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट भी प्रेजेंट होगी। This atomic mass unit gave masses of most of the elements as whole elements। जो ये एटॉमिक मास यूनिट थी वो किसके बारे में बता रही थी? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जिसमें सारे नंबर्स जो है प्रेजेंट है, ये उनका मास उनको बता रही थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये 1/6 पार्ट मास जो होगा उस एटम का होगा नेचुरली। However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon 12th isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses। यूनिवर्सली सारे संसार में इस चीज़ को मान लिया गया 1961 में कि जो कार्बन है उसका जो 12th पार्ट जो होता है वो भी उसके एटॉमिक मास में मेज़र होता है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल हो गया? एग्जैक्टली 1/12th पार्ट ऑफ 1/12th द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एक एटम का जो मास होगा वो 1/12th पार्ट होगा। The relative atomic mass of all elements have been found with respect to an एटम ऑफ कार्बन 12। उसके बाद में जो एटॉमिक मास है ऑल एलिमेंट्स का वो जो कार्बन 12 के मास के साथ रिस्पेक्टिवली ही फाइंड किया गया। उसके आगे स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ही दी गई है। इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। इमेजिन करो कि कोई फ्रूट सेलर है और वो फ्रूट को सेल कर रहा है, बेच रहा है विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट यूनिट से। ही टेक्स ए वाटरमेलन एंड सेड, उसने क्या किया? वाटरमेलन ले लिया एंड बोला दिस हैज़ ए मास इक्वल टू 12 यूनिट। उसने बोला कि इसका जो मास है वो 12 यूनिट्स के इक्वल है। वाटरमेलन यूनिट और 12 यूनिट्स ऑफ मास, ये उसने बोला कि जो ये उन्होंने एक वाटरमेलन ले लिया, उसने बोला कि इसका जो मास है वो 12 यूनिट्स के मास जो है 12 यूनिट्स के इक्वल है। He makes 12 equal pieces of watermelon and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of watermelon। तो उस सेलर ने क्या किया? वाटरमेलन को लिया, उसने उसके 12 पीसीस कर दिए। उसने बोला कि इस जो वेट है वो इसके अकॉर्डिंगली ही मेज़र करेगा। तो कोई भी फ्रूट है जो उसका वेट वो मेज़र कर रहा है वो उसके 1 पीस के कंपैरिजन ही कर रहा है। अभी देखो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे वो अनदर फूड्स को उसने मेज़र किया और यहाँ पे उसके कंपैरिजन में उसने एक वाटरमेलन का पीस ही रखा। वैसे ही हम जो एलिमेंट्स होते हैं, केमिकली एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटम्स का जो वेट निकालते हैं, मास निकालते हैं एटॉमिक, वो कार्बन के 12th पार्ट के साथ निकालते हैं। Similarly, the relative atomic masses of atoms of an element is defined as the average mass of atom। वही मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स का मास निकाला जाता है वो एटम के मास के रिलेटिवली निकाला जाता है एज़ कम्पेयर टू 1/12th पार्ट मास ऑफ वन कार्बन एटम। कार्बन के एक एटम के 1/12th पार्ट के इक्वल जो होता है उनका वेट निकाला जाता है, एटॉमिक मास निकाला जाता है।
उसके बाद में स्टूडेंट्स आप एक टेबल देख रहे हो 3.2 एटॉमिक मासेस ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में भी दिखाया है, आप देख सकते हो। इसमें 2 कॉलम्स है, एलिमेंट्स है, एटॉमिक मास जो यूनिट जो लेटेस्ट है आइयूपैक की वही यहाँ पे मेंशन की गई है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम दिए गए हैं। इनके रिलेटिवली इनके एटॉमिक मास जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, ये कांस्टेंट है, सभी जगह पे ये मेंशन किए गए हैं आइयूपैक के अकॉर्डिंगली। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। ये भी एटम्स के अंडर ही आता है कि एटम्स क्या होते हैं, उसके अंडर ही हमारा ये टॉपिक आता है। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम जो होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं इस नेचर में। Atoms of most elements are not able to exist independently, मीन्स कि जो किसी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली वो नहीं रह सकते। एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से होते हैं एंड आयन से होते हैं। These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel or touch. So atoms जो होते हैं बहुत ही tiny particles होते हैं, बहुत ही ज़्यादा small होते हैं, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रहते, हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन में आते हैं, कम्बिनेशन के बाद एक मॉलिक्यूल्स बन जाता है, आयंस बन जाते हैं, तो हम उन्हें इन मॉलिक्यूल्स को एंड आयंस को क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं एंड टच भी कर सकते हैं। उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। अभी हमने इस चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया है, तो मैं आपको इसका 1 लाइन आंसर भी बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नोटबुक पे इसका आंसर लिख के रखा है, आप देख सकते हो। मास यूनिट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मीन्स कि कार्बन के जो है वो 12 पार्ट्स हैं, तो मास यूनिट किसके इक्वल है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। इट इज़ रिटन एज स्मॉल यू। जैसे कि आपको पता है कि ये आइयूपैक ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिट सिंबल इनको प्रोवाइड किया, इसीलिए अभी लेटेस्ट यही यूज़ करते हैं। AMU भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट जो सिंबल दिया गया उसको मोर प्रेफरली यूज़ किया जाता है स्मॉल यू को। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज़। मीन्स कि हम ऐसे अपनी नेक्ड आई के साथ किसी एटम को क्यों नहीं देख पाते, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर आपको बताते हैं। देखो स्टूडेंट्स, द साइज ऑफ एन एटम इज़ सो स्मॉल। जो एटम का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विदाउट नेक्ड आइज़। इट विद नेक्ड आइज़ मीन्स कि इसके जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए हम इसे नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते। आल्सो एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली। मीन्स कि जो एटम है वो एलिमेंट का जो एटम है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किसी की चीज़ और एटम के साथ कम्बिनेशन में आएगा, उसके बाद उसका मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, फिर हम उसे देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, लेकिन अकेले एटम को हम नहीं देख सकते।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए हम उन्हें ऐसे देख भी नहीं सकते। जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, फिर उनका मॉलिक्यूल्स बनता है, जाइन बनता है, फिर हम उनको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं एंड टच कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में एटम के बारे में डिस्कस किया। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सो थैंक यू सो मच।